जय हिंद दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो जनगणना 2011 पर है। जनगणना 2011 पर आधारित है। भारत की प्रमुख जनजातियां भारत में प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं पिछले जो चर्चा किया था उसमें एक बात मैंने बताई थी कि अति पिछड़ी जनजाति कौन सी है, कमजोर एवं अति पिछड़ी जनजाति। तो उसको बोले हमने कमजोर एवं अति पिछड़ी जनजाति। ठीक है, एसटी जो एकदम पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसका शॉर्ट फॉर्म जो लिखा जाता है वो है पीबीटीजी इसको बोलते हैं। पीबीटीजी अक्सर आता है कि पीबीटीजी का क्या अर्थ है। बहुत बार एक क्वेश्चन आ जाता है पीबीटीजी क्या है, तो लिखा रहेगा जनजाति, फिर लिखा रहेगा कमजोर असहाय जनजाति, फिर लिखा रहेगा कि अन्य मतलब सामान्य, इस तरीके का लिखा रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे, कमजोर असहाय जनजात वाले पे टिक लगाना है आपको। तो ये जरूर जाने, आप लोग जान लीजिए। फिर दूसरी चीज, एक चीज और था कि विमुक्त जनजातियां क्या है। अति पिछड़ी जनजाति हुए, उसके बाद विमुक्त जनजाति की बात आती है। विमुक्त जनजाति जो एकदम पिछड़ी जगहों पे रहती हो, जो एकदम अंध जगह पे, जिनको आप कह रहे हैं कटे हुए क्षेत्र में रहते हैं, इनको अंग्रेजों ने क्या किया था कि अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था। उस एक्ट 1871 बोलते हैं, उसमें इनको जो है क्रिमिनल में रख दिया था, क्रिमिनल ट्यूब में रख दिया था। इनको क्या अपराधी बना दिया था और उनके प्रति ये एक्ट था। इनसे बड़ा ही कठोर तरीके से जो है ये लोग उनके साथ व्यवहार करते थे। बाद में जब 1947 में आपका आजाद हुआ भारत, तो इसको क्या किया गया, खत्म किया गया। तो ये विमुक्त जनजातियां, तो विमुक्त जनजातियां क्या है, इनके बारे में भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं भारत की प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो सबसे पहले हम भारत की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है नंबर 1 भील जनजाति। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तकरीबन 46 लाख इनकी जनसंख्या है। 46 लाख इनकी जनसंख्या। भील के साथ एक चीज और आप जानते हो, थोड़ा इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। एक कोल भील है ना, इनका एक ऐतिहासिक महत्व है। इनका ऐतिहासिक महत्व यह है कि जब राणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़े थे अकबर के खिलाफ, तो उसमें भीलों ने भी अपने सैनिक भेज करके महाराणा प्रताप के साथ क्या किया था, संघर्ष, मुस्लिमों के साथ संघर्ष कराया था। और जब हल्दी घाटी युद्ध के बाद जंगल में चले गए थे महाराणा प्रताप, तो वो भीलों के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत किए थे और वहीं से छापामार युद्ध किए थे। छापामार, आपको मालूम होना चाहिए कि 1540 में तकरीबन जो है राणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1540 में। और 1597 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो कितने साल का गैप हुआ 40 और 97 के बीच में? 57 साल। कितने साल? 57 साल। 57 साल का जो ये गैप हुआ था, उस 57 साल में मान लीजिए 15 साल से अपनी गतिविधि इन्होंने किया होगा, तो 40 साल, मतलब 16-17 साल कहते, तो 40 साल इन्होंने मुसलमानों के नाक में दम करके रखा था और अकबर को वहीं रोक दिया था। अकबर कोई विशेष अभियान नहीं कर पाया था इनका। ठीक है, और कहते हैं कि रात को सोते सोते जो है चिल्लाता था, भड़क जाता था, अरे अकबर आ रहा। तो लोग जाकर के कहते थे, अरे महाराज आप तो बादशाह, आप तो हरम में सो रहे हैं, जहां पना आप तो हरम में सो रहे हैं, राणा यहाँ नहीं है। इतनी खौफ भर दिया था। और रियल में महाराणा प्रताप, शायद मेरा अपना पहचान मतलब मानना है कि राणा प्रताप ना होते तो बहुत सारे हिंदू अब तक मुसलमान होते, क्योंकि वो अभियान चलाते और क्या करते, जब कोई राज्य जीतता है कोई, तो सीधे पहला काम धर्म परिवर्तन वो लोग कराते थे। मुस्लिमों का यही काम था। तो राणा प्रताप ने हिंदुत्व को बरकरार करने का कार्य किया, इतना दहशत फैला दिए थे। तो वो भील जनजातियों ने उनका क्या किया था, साथ दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये भील जनजाति जो है वो सबसे अधिक इनकी जनसंख्या कहाँ है। तो भील जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ, मैंने बताया था, उदयपुर की
कुर्की पहाड़ी, ठीक है, और वेरी गुड, राजस्थान में है। और राजस्थान चित्तौड़गढ़ वगैरह आप जान ही रहे हैं, वहां पे झील, ठीक है। ये दो प्रमुख ऐसे हैं जहां पर इनकी जनसंख्या क्या है, बहुत अधिक है, ठीक है। अब नंबर 2 हम बात करेंगे, ठीक है। अब इनकी अगर हम थोड़ा सा इनके बारे में अगर और थोड़ा सा गहराई से अगर हम बात करें कि भील जनजातियों के बारे में अगर हम गहराई से यहाँ पर हम बात करें तो कह सकते हैं भील के आय का स्रोत क्या था, कृषि था। इनके आय का स्रोत क्या था, आखेट करते थे और कृषि करते थे, ठीक है। कृषि करते थे और आखेट करते थे, शिकार करते थे, आखेट, ठीक है। हाँ, पशुपालन भी करते थे, वेरी गुड, पशुपालन भी ये करते थे, पशुपालन, ठीक है, भी ये करते थे, पशुपालन और कृषि, ये चीजें थी। तो इसका मतलब है मेहनती कौम था, क्या था, मेहनती कौम। लेकिन अब उदयपुर की पहाड़ी और राजस्थान, ये देखा जाए तो वो तो कठिन जगह है ही है भाई, राजस्थान कठिन जगह है। अभी इस समय कितनी डिग्री हुआ ताप, यहाँ 40 डिग्री तापमान दिन में चला जा रहा। कल मेरी कार जो है वो सेंसर उसका 40 डिग्री तापमान मुझे तकरीबन 2:30 बजे के आसपास में बता रहा था। तो मान लीजिए वो सेंसर है, लेकिन तब भी 39 डिग्री है ना। लोग कहते हैं कि 50 डिग्री पहुंचने के बाद एसी फेल हो जाएगा, एसी काम करना बंद कर देगा, चाहे वो गाड़ी का चाहे जिसका, उसका एटमॉस्फेयर ही इतना किएगा। 55-56 पे लोग झुलसना शुरू कर देंगे। और आने वाले टाइम में दूर नहीं है कि जब वो दिन ना आ जाए। क्यों, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे प्यारों बच्चों कि आप इस बार 2-2 पेड़ लगा दीजिए, वो कहीं लगा दीजिए, सार्वजनिक स्थल पे लगाइए, घर के पीछे लगा दिए, बगल लगा, जहाँ 2-2 पेड़ जरूर, एकदम कसम खा करके वृक्ष लगा दीजिए, बहुत जरूर। पीपल का वृक्ष अगर आप लगा देते हैं तो अति उत्तम कार्य करते हैं। पीपल का वृक्ष कहीं लगा दिए, लगाइए जरूर वृक्ष, आम का लगाइए, और वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए। नहीं आने वाले समय में आप लोग त्राही करेंगे, फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भारत की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है, भील। नंबर 2 हम बात करें तो वो है गोंड जनजाति। क्या है, गोंड, नंबर 2 पे है गोंड जनजाति, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये पाए कहाँ जाते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये इनका विस्तार क्षेत्र है। ये क्लियर रहिएगा कि जो गोंड जनजाति हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं गोंड जनजाति, ठीक है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति है, बड़ी दूसरी जनजाति है। अच्छा, हमने एक चर्चा किया था कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है। और सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, बार बार अंडमानी, 19 सदस्य। अगर ये 46 लाख है तो अंडमानी के 19 सदस्य खाली है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि इनके 19 सदस्य हैं। इसको भी हम क्लियर रखिएगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी की चर्चा मैं पहले की। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी दूसरी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये अनुसूचित जनजाति के रूप में, ये नोट कर लीजिए, जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है सरकार द्वारा, अधिसूचित किया गया। इनके साथ एक खासियत और भी था, इनको एक उपनाम से बोला जाता है। कौन से नाम से बोला जाता है बताइए, कौन सी है? हाँ, भील के साथ बोला जाता है। इनको धनुष पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धनुष पुरुष। भील वालों को धनुष पुरुष कहा जाता है, ठीक है। धनुष पुरुष एक उपनाम भील का है। अगर धनुष पुरुष अगर कह दिया जाए तो आप मान लीजिए भील जनजाति की चर्चा की जा रही है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के रूप में क्या किया है, गोंड को किया गया, ठीक है। चलिए, अब बैंगा जनजाति, तीसरी जनजाति की बात में हम करेंगे, बैंगा जनजाति। इसको मिटा दें, बैंगा जनजाति की बात करेंगे। भील जनजाति नंबर 1 और गोंड जनजाति नंबर 2 और 3 बैंगा जनजाति नंबर 3 पे। इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंगा
जनजात। बेंगा जनजात, बेंगा जनजात, बेंगा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में से एक है। कमजोर जनजातीय समूह में से एक है, विशेष रूप से कमजोर जनजातियों में से एक है। कमजोर जनजाति को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? पीबीटीजी। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस चीज को, मैं यहाँ बार बार आप लोगों को ध्यान केंद्रित करा रहा हूँ। जैसे भी अच्छे एग्जाम आप देंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हक हो जाते हैं आप, ठीक है। ये जाने रहेंगे पीजी अगर चर्चा हो रही है तो विशेष कमजोर असहाय जनजाति के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। आप देखते हैं ना, जो ये रेजा ओजा आते हैं, रेजा, ये लोग भी उसी एसटीएम आते हैं, जो भट्ठो ठोक कमुआ करते हैं, वो सब जो है, जो एकदम पिछड़े उसमें भी होते हैं। वो झारखंड, छत्तीसगढ़ से लोग उनको जाकर के लेके आते हैं, उनका ठेका हो जाता है, शोषण होता है। वो अपनी उनकी जिंदगी देखिए, पन्नी और डाल के भट्ठे के किनारे बेचारे यहाँ भी रहते हैं, है ना। कोई तालाब वगैरह में स्नान कर लेते हैं, कोई हैंड पाइप है। उनकी औरतों को देखिए, अपना एक धोती लपेटी भी रहती, पहने रहती हैं, ऐसे जो है। तो उनके बच्चों को देखिए, नाक बहता हुआ, कमजोर सा बेचारे सब लोग, है ना। तो वही सब जनजाति। देखिए भारत में ही कितनी विभिन्नताएं हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। और यही विभिन्नताएं हमारे आपकी परीक्षा में क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। तो बेंगा जनजाति जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उड़ीसा में इसका जो है स्थान है, वहां पर ये पाया जाता है। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी बेंगा है। उत्तर प्रदेश में भी है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भी कुछ बेंगा पाया जाता है। इतना पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जनजाति पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बेंगा जनजात मिलते हैं, ठीक है। कौन जनजात मिलते हैं? बेंगा। अच्छा, एक चीज जो है कि परंपरागत रूप से ये लोग अर्धनग्नीय जिंदगी जीते हैं, जैसे कटे हुए, है ना, बहुत कम कपड़े भाला लिए हुए, इस तरीके की जिंदगी को ये जीते हैं, ठीक है। तो विशेष रूप से लिख लीजिए, विशेष रूप से बेंगा जनजात विशेष रूप से अर्ध खाना बदोश, अर्ध खाना बदोश, अर्ध खाना बदोश जीवन जीते हैं। अर्ध खाना बदोश, अर्ध खाना बदोश का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? अर्ध खाना बदोश, खाना बदोश माने इधर उधर भटकना, जिसका कोई कहते ना, ना कोई मेरा मंजिल है ना कोई है ठिकाना, कांटों से यारों मैंने सीखा है दिल लगाना, ठीक है। ये इन्हीं के लिए है खाना बदोश, ठीक है। जो बेचारे इधर उधर जंगल में भटक रहे हैं, अर्ध मतलब अस्थाई नहीं है, चेंज कर देते हैं, इसलिए पूरा खाना बदोश नहीं है, लेकिन अर्ध है। अर्ध माने अक्सर माइग्रेट करते रहते हैं, तो इनको अर्ध खाना बदोश। ये आ जाता है क्वेश्चन की अर्ध खाना बदोश जो है ये जनजात किस कौन सी जनजात है? तो आप कौन सा लिखेंगे? बेंगा जनजात, ठीक है। क्या लिखेंगे? बेंगे। अच्छा, एक चीज और जानिए, टैटू बनवाना, खूब गोदना गुदवाते हैं। टैटू माने गोदना, अब तो अंग्रेजी में टैटू बोलते हैं। बड़ा आज भी लोग ये जो अनुसूचित जातियों वाले तब भी ठीक है, आज हीरो हीरोइन थोड़ा सा जो बॉडी वॉडी बना लिया, यहाँ टैटू, गर्दनवा टैटू, सांप जैसा अजीब सा, और वैसे सांप जैसे लोग हो भी जा रहे हैं, राक्षस टाइप में। मानवता सबका छीण होता जा रहा है, शैतानियत सारे लोगों के दिमाग में होता जा रहा है, बड़ी चीज है। तो वो टैटू वेटू बनवाए रहते हैं, तो वही गोदना चारों तरफ, यहाँ भी गोदना, चेहरे ओहरे पे भी गोदना गोदाए रखते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, उनका गोदना गोदाना, उनका एक टैटू बनवाना, उनका एक संस्कृत है। टैटू, टैटू बनाना, जिसको हम लोग गोदना बोलते हैं ना, गोदना, दादी वादी हमारी गोदाती थी, गोदना, ठीक है, गोदाना उनकी संस्कृत है।
बैंगा जनजाति की क्या है संस्कृति, इसको लिखिए, पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मुंडा जनजात का। किसका बात करेंगे? मुंडा जनजात। मुंडा जनजात, हमने एक पिक्चर देखा था इन जनजातियों पर, एक आई थी अम्बेडकर, भीम करके आई थी कि अम्बेडकर की फिल्म आई थी, टेलीफिल्म टाइप में, उसको मैंने देखा था। जनजातियों और मुसहरों पे दिखा है, तो मुसहर जो होते हैं, इसमें बड़ी अच्छी फिल्म है, उसको देखिए, तो उसमें जनजातियों के बारे में थोड़ा सा पता आपको लगेगा। तो आइए मुंडा जनजात की बात करेंगे। मुंडा जनजात, ठीक है, मुंडा जनजात, चलिए लिखिए। यह जनजात झारखंड और छत्तीसगढ़, बिहार, यह जनजाति झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के हिस्से में पाए जाते हैं, हिस्से में पाए जाते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है ना कि मुंडा जनजाति किस प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, अब पाए जाते हैं, तो दे दिया गया जनजाति झारखंड, छत्तीसगढ़, और उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दे दिया गया, तो मध्य प्रदेश, तो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। या उत्तर प्रदेश दे दिया, उत्तर प्रदेश, यानी इसी में पाए जाएंगे। उसके बाद अगर कोई प्रदेश दे दिया तो वो प्रदेश नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली पढ़ते हैं, लेकिन घर पे रिवीजन नहीं करते, उसको ध्यान से कंसंट्रेशन नहीं बनाते, और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते, और हम आकर के दांत के नीचे उंगली दबाते, अरे राम ये गलत हो गया। तो अरे राम कहने से थोड़ी कुछ होता है, उसको तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सीधा सटीक, कि कहाँ क्या है और कहाँ क्या नहीं। और आपको बताओ, कंपटीशन बीट करने के लिए ना हार्ड वर्क की जरूरत है, निरंतर आप करते रहिए, पढ़ाई का कोई और छोर नहीं, और आपका लक 15% काम करता है, 85% आपका मेहनत काम करता है, तो उस लक में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं ये माइंड करता है। तो ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एकदम क्लियर कट इसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। ये मुंडारी भाषा बोलते हैं, मुंडारी भाषा, ये मुंडारी भाषा बोलते हैं, मुंडारी भाषा। मुंडारी भाषा बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और भी, मुंडा जनजाति के काफी लोग जो है ईसाई हैं, ध्यान दीजिए। मुंडा जनजाति के काफी लोग ईसाई हैं, ईसाई हैं, ठीक है। ये पूर्व समय में शिकारी होते थे, लेकिन अब कृषि भी करते हैं। भाई शिकार खत्म, जंगल खत्म, शिकार खत्म। पूर्व समय में ये शिकारी होते थे, लेकिन इस समय क्या करते हैं? कृषि करते हैं। अच्छा, अब आपको लगा ईसाई कैसे होंगे, हिंदुस्तान में ईसाई कैसे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए, सबको मालूम है, ठीक है। उसके पहले कौन सी संस्कृति, लोग कहते मुस्लिम, तो मुस्लिम कौन? हिंदुस्तान में तो मुस्लिम थे नहीं, ईसाई थे नहीं, पारसी थे नहीं, यहाँ केवल हिंदू थे। तो जब मोहम्मद गोरी गजनीवी ये लोग जो है भारत में आए, तो इन्होंने धर्म का परिवर्तन शुरू किया धीरे धीरे, तो काफी मुस्लिम हो गए, और बहुत तेजी से धर्म का परिवर्तन चल रहा था। उसी समय अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने धीरे धीरे जो चीज का फायदा उठा करके मुस्लिमों ने भारत पर आधिपत्य किया था, भारत को गुलाम बनाया, वैसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया। और जब उनकी विरासत हो गई, उनका भारत अतिक्रमित हो गया, तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। मुस्लिम भी यही तो करते थे, ईसाई भी कर दिया। मुस्लिम तलवार के बल पे करते थे, ईसाई प्रेम के बल पे करने लगे। प्रेम माने जैसे आपके घर में खाना नहीं है तो खाना आपको दे रहे हैं, आपको पहनने कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे रहे हैं। एक हॉस्पिटल बनवा दिए, उसमें जो है
लोगों की दवा करने लगे, जनजातियों से घृणा नहीं, उनके पास जाकर के उनकी समस्या को सुनने लगे, तो लोगों का हृदय धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन। क्योंकि किसी भी धर्म या किसी भी ऐसी चीजों को परिवर्तित करने के लिए उसके अंदर जाना है, उसके समस्या और उसको मदद करना है, तभी तो कोई परिवर्तित होगा। आप जहाँ रहते हैं ना, दर्शन नगर की बात हम करें तो वहाँ एक कनौजिया परिवार रहता है जो बग्घी चलाता है, ठीक है, गुलमोहर के बाद तुरंत, ठीक है। अभी एक दिन मैंने उसको देखा काम करते हुए, तो उसने क्रास लटका रखा था, तो मैंने पूछा कि तुम, तो बोली मैं गॉड को मानती हूँ। हमने कहा अच्छा गॉड को मानती हूँ, हो क्या, कहे कनौजिया हिंदू थे लेकिन हम गॉड को मानते हैं। कहना हम कहा ऐसा क्यों, कहे वो जो जाते हैं पादरी जी पानी वानी फूंक के दे देते, घोड़ा वोड़ा ठीक हो जाता है। हमने कहा अच्छा, बहुत अच्छा। तो धीरे धीरे क्या है, ऐसे ही घुस जाते हैं, और उसके कई परिवार में लड़के हैं और कई चीज है, तो वो लोग आर्थिक मदद भी करते हैं, मिशनरी के रूप में काम करते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, अभी सवर्ण को या ऐसे लोगों को धर्म परिवर्तन 1-8% की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं उनको धर्म परिवर्तित करना थोड़ा आसान रहता है उनके लिए, आर्थिक मदद करके। और अर्थ बहुत बड़ी चीज, भाई अगर कोई खाना न मिलता हो तो आप हिंदू रहते रहिए, खाना वाना मिले आप सो जाइए रात भर, रोज तड़पिए तो आप तो मर जाएंगे कुछ दिन में ना। लेकिन अगर कोई खाना हमको दे रहा है, हम जीवित हैं, तो कह रहा भाई हमको मानो, तो हम मानेंगे ना, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पर। तो ये लोग जो है क्या थे, ईसाई, ठीक है। अगली जनजात के बारे में, मुंडा जनजात के बाद आ जाइए संथाल जनजात, संथाल, ठीक है, मुंडा के बाद संथाल जनजात। हम नंबर नहीं डाल रहे, नंबर आप लोग डालते रहिएगा। जनजाति संथाल, संथाल जनजात पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख जनजाति है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ की प्रमुख जनजाति है, पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख जनजाति है, एक प्रमुख जनजाति है। पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख, पूछ लिया जाए संथाल जनजाति कहाँ की एक प्रमुख जनजाति है, तो आप क्या लिखेंगे, पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख जनजाति है, ठीक है। ये बिहार, उड़ीसा और असम के कुछ हिस्सों में भी देखे जाते हैं। बिहार, उड़ीसा और असम, बिहार, उड़ीसा और असम के कुछ हिस्सों में, कुछ हिस्सों में देखे जाते हैं, कुछ हिस्सों में देखे जाते हैं। कारण उसका है, मैं बताऊं, इसको मिटा दूं ऊपर वाला, चलिए उसका, उसके पीछे कारण है, मैं बताऊं क्यों देखे जाते हैं दोनों में। तो देखिए, ठीक, ये आपका बिहार हो गया है ना, ये आपका बिहार हो गया, और इसी से सॉरी पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, और इसी से सटा हुआ बिहार हो गया, ठीक है। ऊपर बढ़ेंगे तो असम हो गया, है ना। तो मतलब ये भी सटा हुआ, सटा हुआ, तो ये तीनों सटे हुए हैं, तो बॉर्डर लाइन पे, यानी बिहार में जो देखा जाता है तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, तो बिहार के बॉर्डर पे श्योर है कि वो रहते हैं। और उसके बाद असम भी उसी से लगा हुआ है, तो वो असम का कुछ हिस्सा, तो वो भी जो है वहां के किनारे हिस्से को पाए जाते हैं, इसलिए इस वाले हिस्से में पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः ये पश्चिम बंगाल का जनजाति, ठीक है। चलिए आगे लिख लीजिए। ये अपना जीवन यापन कृषि और पशुओं पर करते हैं, अपना जीवन यापन कृषि और पशु पे करते हैं, कृषि और पशु पर जीवन यापन करते हैं। तो इसका मतलब इनके जीवन का प्रमुख साधन क्या था, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, ठीक है इनका। चलिए हम मीणा जनजाति की बात करेंगे। मीणा, मीना भी कहते हैं अंग्रेजी में ना, अरे इस जनजाति के लोग आईएएस वगैरह भी हैं भाई, आईएएस वगैरह भी है मीणा जनजाति के लोग, ठीक है। चलिए, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये जो है आईएएस और आईपीएस दोनों इसमें बच्चे पाए जाते हैं, ठीक है।
मीरा जनजात। मीरा जो जनजात है वो अपने को विष्णु का अवतार मानते हैं, विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार था ना, उससे मानते हैं। लिख लीजिए, ये अपने को विष्णु का अवतार मानते हैं। अवतार, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार से जोड़ते हैं। मत्स्य अवतार से जोड़ते हैं। विष्णु की अवतार मत्स्य अवतार से जोड़ते हैं मीरा। अच्छा, मीरा जनजात, जो मीरा जनजात है तो ये जनजात, लेकिन उच्च जनजात अपने को मानते हैं, भाई भगवान विष्णु से मान लिए, अवतार से मान लिए। तो ये अपने कबीले में गुर्जरों के प्रवेश को, जो अनुसूचित है गुर्जर है ना, उनको प्रवेश से को वर्जित करते हैं, निषेध करते हैं, वो प्रवेश को ठीक मानते नहीं। कहने के लिए जनजात, लेकिन अपने को उच्च जनजात से मानते हैं और गुर्जरों के प्रवेश को क्या करते हैं, वर्जित मानते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि गुर्जरों के प्रवेश को वर्जित मानते हैं। लिख लीजिए। अच्छा, हो गया। ये सबसे बहिष्कृत जनजाति में से एक है, बहिष्कृत जनजात। लिख लीजिए। बहिष्कृत जनजाति में से एक है, ठीक है, क्योंकि ये अपने को अलग थलग रखते हैं। ठीक है, ये अपने को सबसे अलग थलग रखते हैं, इसलिए ये बहिष्कृत जनजाति के रूप में से अपने को मानते हैं। ठीक है, बहिष्कृत जनजाति के रूप में ये मानते हैं। ठीक है। अच्छा, इनका जो पहनावा है वो आम जनजातियों के समान ही है। ठीक है, स्त्री थोड़ा सा अपने वस्त्रों पे नक्काशी करती है। ठीक है, स्त्री जो है वो अपने वस्त्रों पर नक्काशी करती है, तो इनका जो वेशभूषा है वो अन्य जनजाति से क्या है, लगभग तालमेल करता है। लेकिन ये बहिष्कृत जनजाति है, नोट, ये एकदम नोट करने वाली बात है कि बहिष्कृत जनजाति है, इसको दिमाग में रखिए। देखिए, सारी चीजें वही हैं, सारा पढ़ाई वही है, लेकिन कुछ कुछ भिन्नताएं ही प्रश्न बन करके थोड़ा सा टफ कर देते हैं। लोग कहते हैं, अरे कहाँ से क्वेश्चन आ गया, अरे तो हम पढ़े नहीं थे। पढ़े क्यों नहीं थे, आपको पढ़ाया गया, लेकिन आपको याद नहीं है, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, आपने उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया। हम लोग जब पढ़ते थे नोट्स को, तो जब नोट्स बनाते थे ना, नोट्स बनाने के बाद लाल पीला नीला हरा पेन रखते थे, तो पेन वगैरह होता था। ठीक है, हाइलाइटर तब नहीं होते थे। हम आपके 90 के दशक की बात कर रहे हैं, 95-96 की बात में कर रहा हूँ। तो 95-96 उस तरीके, तो हम पेन को क्या करते थे, ऐसे जो है उसको गोला कर देते थे, अंडरलाइन कर देते थे, उसके जगह ऐसे नोट लिख देते थे, तो वो पता लग जाता था कि जब हम नोट्स रिवीजन कर रहे होते थे, हमको खास खास क्या चीजें फोकस कर रही। नोट्स आदमी क्यों बनाता है, इसीलिए बनाता है, किताबों का जो बहुत बड़ा, भी तो बहुत वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन तो आ जाते हैं, लेकिन वन लाइनर हमारा दिमाग को फीड तो करे ना। कितना वन लाइनर आप फीड कर लेंगे, कर पाएंगे, आप बताइए, कितना वन लाइनर कर लेंगे। तो आपको अस्थाई ज्ञान लेने की जरूरत है, विस्तृत नॉलेज लेने की जरूरत है, थोड़ा विस्तृत ज्ञान लेने की जरूरत है। जब आप विस्तृत पढ़ लेंगे तो वन लाइनर अपने आप बन जाएगा। तो जो ये नोट्स बनाते, तो आप नोट्स बना सकते हो, आप मैगजीन छपवा सकते हो, वन लाइनर क्वेश्चन बना सकते हो, लिखिए सुंदर सुंदर हेडिंग राइटिंग में बना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। लेकिन जब आपको मीरा जनजात और जितने जनजात पढ़ा उसके विस्तृत बारे में मालूम होगा, तभी तो वन लाइनर बन पाएगा। तभी तो कोई आपसे कुछ बात पूछेगा तो आप तुरंत याद आ जाएगा, नहीं ये नहीं ये ऐसा ही है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट जनजात के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मीरा के बाद हम कोयंक जनजात की बात करते हैं। कोयंक जनजात, कोयंक जनजात, कभी नाम सुना है कोयंक जनजाति का? कितने लोगों ने सुना है, हाथ खड़ा करें। कोयंक जनजात नहीं सुना है, चलिए आज हम एक जनजाति भी बता रहे हैं, कोयंक जनजात। कोयंक जनजात, चलिए तो डाल लीजिए हेडिंग।
ये नागालैंड में पाई जाने वाली जनजाति है। कहां पाई जाती है? नागालैंड। हाँ, देखिए पूर्वोत्तर भारत है वो, है ना, नागालैंड वगैरह एकदम पूर्वोत्तर भारत है। जब पूर्वोत्तर भारत है तो हम तो उत्तर भारत के हैं, तो निश्चित रूप से उससे थोड़ा कटे हैं। वो भी आप लोग सारे लोग, अभी मैं भी अपने जीवन में नागालैंड नहीं गया हूँ, लेकिन जाने की विचार है 12 तारीख को, 13 तारीख को संभवतः मैं नागालैंड जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक आध तो देश भ्रमण चाहिए ना, यही पढ़ाई यही लिखाई ये पूरा जिंदगी चला जा रहा। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि उत्तर भारत का थोड़ा सा भ्रमण किया जाए, जिसमें पश्चिम बंगाल, नागालैंड, इस सब क्षेत्र में थोड़ा सा भ्रमण किया जाए, देखा जाए वहाँ का प्राकृतिक रूपरेखा कैसे है, लोग कैसे हैं। ठीक है, लगभग मैंने उत्तर भारत को भ्रमण किया, दक्षिण भारत को भ्रमण किया, पूरब को भी भ्रमण कर लिया है हमने, बिहार बंगाल तक हम गए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और बाकी जो है पश्चिम भारत के कुछ हिस्से मुझसे बचे, जैसे मैं महाराष्ट्र नहीं गया, गुजरात नहीं गया, ठीक है, ये राजस्थान वगैरह सब घूम लिया, हिमाचल उत्तरांचल ये सब हो गया है, पंजाब चंडीगढ़ भी हो गया है, ठीक है, और लेकिन हम गुजरात नहीं गए और महाराष्ट्र ये एक रहता है। गोवा भी लोग कहते गोवा रंगीन जगह है, तो हमें लगता है कि 42-45 साल हो गया तो गोवा गोई क्या करने के लिए जाऊंगा, है ना, उसमें नए लड़कों को जाने लोग कहते हैं, लेकिन भाई हो सकता है मौका कभी मिले, देखे कि नए लड़के क्यों कहते हैं, जाकर के बुढ़ेपन पे ही जाए, कम से कम जाए तो, है ना, तो देखा जाएगा। बट ये है कि अभी नागालैंड ये पूर्व भारत, तो यहाँ पर नागालैंड की बात जो आ रही है, तो ये नागालैंड पोयंग जनजात नागालैंड में पाने जाने वाली जनजात है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप लिखिए आगे। वो टैटू वाले चेहरे हिंसक हेड हंटर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, टैटू वाले चेहरे इनके होते हैं, ये अपने चेहरे पर क्या करते हैं, टैटू बनवाते हैं। ठीक है, हंटर से हेड बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, हंटर से हेड। ये चेहरवा पे क्या करते हैं, पूरा गोदना वोदना गोदाया रखते हैं और सब ना, तो बड़ा डरावना होते हैं, भाला वाला लियर भाई नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में तो आज भी जो जंगल वंगल सब कुछ ज्यादा है, तो कहते हैं ना कि आपको पकड़ लेंगे तो कूदने लगते हैं ऐसे ऐसे बहुत तेजी से, है ना, तो आप उनके भाषा को भी नहीं समझ पाएंगे, तो आप कहे गए काम से। तो वो चीजें यहाँ पर हंटर्स हेड के रूप में जाने जाते, थोड़ा खतरनाक टाइप में जनजातीय कोयंग के जनजात होते हैं। ठीक है, अब ये जो है कुछ तो हंटर्स हेड क्या हो गए, अब ये कुछ खेती करते हैं, खेती भी करते हैं और शिकार भी करते हैं, खेती और शिकार दोनों करके हैं हंटर्स हेड। पुरुष हिरण से बने सींग और सुअर के दांत से बने माला पहनते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, पुरुष हिरण के सींग सिर पर धारण करते हैं और सुअर के दांत का माला पहनते हैं, दांत का माला पहनते हैं। ठीक है, ये तो पुरुष का परिधान हो गया कोयंग जनजात। अब हम बात करेंगे लेप्चा जनजात। कौन सी जनजात? लेप्चा जनजात के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे लेप्चा जनजात। ये चलिए हम लोग बात करते हैं लेप्चा जनजात। लेप्चा जनजात, इसके बारे में सुना है लेप्चा जनजात? ये हिमालय श्रृंखला की प्रमुख जनजाति है। हिमालय श्रृंखला की जनजाति है। ध्यान दीजिएगा, हिमालय पर्वत के श्रृंखलाओं की जनजात है लेप्चा जनजात, जो भारत के उत्तर पूर्व कोने पर रहती है। भारत के उत्तर पूर्व कोना, भारत का उत्तर पूर्व कोना कौन सा है? वेरी गुड।
ये नागालैंड और त्रिपुरा उत्तर पूर्व के कोना पर, यहाँ हिमालय की श्रेणियों में ये लोग जो है क्या करते हैं, लेप्चा जनजाति रहती है। ये बड़े पैमाने पर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और सिक्किम, बड़े पैमाने में हिमाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम में रहते हैं। बड़े पैमाने पर क्या, हिमाचल प्रदेश, भूटान और सिक्किम में निवास करते हैं, सिक्किम में रहते हैं। ठीक है, ये बड़े पैमाने पे वहीं पे रहते हैं लेप्चा जनजाति। लेप्चा जो है वो मंगोलायड जनजाति है। कौन से जनजाति है? मंगोलायड। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेप्चा मंगोलायड जनजाति हैं, मंगोलायड जनजाति है। लेप्चा को मंगोलायड जनजाति कहा जाता है। ये कृषि के अलावा बड़ी संख्या में दुधारी पशु गायों को भी पालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? गायों को भी पालते हैं। लिख लीजिए, पशुपालन, बड़ी संख्या में गायों को भी ये क्या करते हैं? पालते हैं। ठीक है, लेप्चा। थोड़ा ये जादू टोने पर विश्वास रखते हैं। जादू टोने पर ये विश्वास रखते हैं। जादू टोने पर क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। जादू टोने पर विश्वास रखते हैं। अब हम बात करेंगे अंगामी जनजाति। कौन सी जनजाति? अंगामी जनजाति। अंगामी जनजाति, लेप्चा जनजाति के बाद अंगामी। कितने जनजाति हम लोगों ने पढ़ा अभी तक? 8। ये कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? 9वां। 10 जनजाति आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अंगामी जनजाति। अंगामी जनजाति, इसके बारे में आप लिखिए, अंगामी जनजाति के बारे में। ये नागालैंड और कोहिमा जिले में पाई जाती है। कहां? नागालैंड और कोहिमा जिला। नागालैंड और कोहिमा में पाई जाती है। ये नागालैंड और कोहिमा में पाई जाती है। ये जटिल कला, लकड़ी का काम, बेत का काम, ये सब करते हैं। जटिल कला, लकड़ी का काम, बेत का काम में मशहूर है। मशहूर है, लकड़ी के काम, बेत के काम में क्या है? मशहूर है। ये एक हार्नबिल महोत्सव मनाते हैं। इनका एक प्रमुख महोत्सव है हार्नबिल महोत्सव। जिसको देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, महोत्सव मनाते हैं। करा जाए कि हार्नबिल महोत्सव का क्वेश्चन पूछता है कभी एग्जाम में, मैंने देखा। हार्नबिल महोत्सव किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? अंगामी। अक्सर लोग गलत करके आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हार्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्नबिल महोत्सव, ठीक है, ये आप प्लीज नोट के अंदर का तो लिखिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे टोटो जनजाति। अक्सर नाम आप टोटो जनजाति सुने होंगे ना, कि नहीं सुने हैं? टोटो सुने होंगे, है ना? तो हार्नबिल, इसको आपने नोट कर लिया। आगे बढ़े। 10वीं जो जनजाति है वो है टोटो जनजाति।
टोटो जनजात, टोटो जनजात, ठीक है। लिखिए, ये पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में पाई जाती है। अलीपुर द्वार में पाई जाती है। इनकी भाषा में कोई लिपि नहीं है, या नेपाली और बंगाली से प्रभावित रहते हैं। ये नेपाली और बंगाली भाषा मिक्स करके बोलते हैं, दोनों भाषाओं से ये क्या करते हैं, प्रभावित रहते हैं। ये आपके टोटो जनजाति है, ठीक है। ये अपना सादा जीवन व्यतीत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये फलों और सब्जियों का व्यापार करते हैं। किसकी व्यापार करते हैं? फलों और सब्जियों का। सब्जियों का व्यापार करते हैं। अपना सादा जीवन बनाए रखने के लिए फलों और सब्जियों का व्यापार करते हैं। फलों और सब्जियों का व्यापार करते हैं। ये अपने आप को हिंदू होने का दावा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां फिर बन गया, हिंदू होने का दावा करते हैं। दावा करते हैं, ठीक है। एक जनजाति और आपको पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट जनजाति है बोडो जनजाति। लिख लीजिए इसके बाद फिर बोडो जनजाति। ग्रामा है बोडो जनजाति। बोडो जनजात की बात। बोडो जनजात असम, पश्चिम बंगाल और नागालैंड के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल और नागालैंड के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। जाता है। असम, पश्चिम बंगाल और नागालैंड के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, ठीक है। ये बोडो जनजाति है। ये इंडो मंगोलाइड परिवार से संबंधित है। एक तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं, ठीक है। बोडो। हथकरघा उद्योग उत्पाद। हथकरघा, हथकरघा क्या है? उत्पाद इनके प्रमुख हैं। क्या है? वेरी गुड। हाथ से बने हुए सामान, हाथ से बने हुए सामान जैसे मौनी, बेना, ठीक है, सिलाई, कढ़ाई, बहुत ऐसी चीज जो हाथ से ये लोग बनाते हैं, ठीक है। ये सब जो है इनकी प्रमुख है। हथकरघा उसको बोलते हैं, हथकरघा उत्पाद है, ठीक है। ये बसंत ऋतु में बैसाख उत्सव मनाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, पूछता है बैसाख उत्सव, कई क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं इसलिए बहुत फोकस कर देता हूँ। बैसाख उत्सव मनाते हैं। बैसाख उत्सव कब मनाते हैं? बसंत में। बैसाख इंपॉर्टेंट है। ये बैसाख उत्सव ये बसंत में मनाते हैं, ठीक है। जो भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को कभी कभी पूछ लेता है बैसाख उत्सव किससे? भगवान शिव।
ठीक हो गया, इसको नोट कर लीजिए। कितने जनजाति हमने पढ़ा है? 11। अभी तकरीबन 9 से 10 11 जनजाति, 9 से 10 जनजाति है जो हम कल अगले क्लास में हम आपको बता देंगे, जिसमें असुर जनजाति है, ठीक, गद्दी जनजाति है। इन जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको एक बार आप अच्छे से देखिएगा और दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आप लोग जो है इससे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जय हिंद।